आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। आज आप पहली बार देखेंगे कि कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते थे, लेकिन अब इनकम स्टेटमेंट आप कहेंगे। ये रहा आपका इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप अगर यहाँ देखें, ये नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको इसी सीक्वेंस में देखना है। इससे आगे भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में 7 पॉइंट तक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये याद रखिएगा। पहला जो आपका पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आपके सामने है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का सिंपल सा मतलब होता है नेट सेल्स। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका जो सिंपल सा मीनिंग है वो क्या है? नेट सेल्स। यानी कि वो रेवेन्यू जो हम बिज़नेस से अर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा शूज़ का बिज़नेस है और शूज़ के बिज़नेस से हम जो कुछ कमा रहे हैं वो हमारा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्या है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्लियर हो गई बात? अब सबसे पहला पॉइंट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये नंबर 1 पर ही है। आपको भी नंबर 1 पर रखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आ गया। ये वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो मेनली बिज़नेस से कमाई जाती है। जिस चीज़ का भी हमारा बिज़नेस है उससे हम जो कुछ कमाते हैं वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। और इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। क्या होता है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ये आप याद रखना एंड राइट इन योर रजिस्टर, ठीक है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम ऐड कर देते हैं अदर इनकम्स। ये जो आपका आया हुआ है ये क्या है? अदर इनकम्स। अदर इनकम्स क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिजनेसमैन है मोहन। मोहन का जो है शूज़ का बिज़नेस है, ठीक है। उसके शोरूम है और वो शूज़ सेल करता है। शूज़ के बिज़नेस से जो वो कमाता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन मोहन के पास कई सारी बिल्डिंग्स हैं। कई सारी का मतलब 3 बिल्डिंग्स हैं और वो तीनों उसने किराए पे दे रखी हैं। तो वहाँ से किराया आता है, लेकिन ये उसका बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस उसका शूज़ का है। तो जो किराया आ रहा है वो क्या है? उसकी अदर इनकम हो गई। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से इसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी में, वहाँ से डिविडेंड मिलता है, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अदर इनकम में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब हम अदर इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। और ये टोटल रेवेन्यू जो है ये 3rd पॉइंट है। और ये 3rd पॉइंट कैसे आएगा? फर्स्ट प्लस सेकंड। यानी कि इस फर्स्ट को और इस सेकंड को, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अब 4th नंबर पे आता है एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है, उसमें जो खर्चे हैं उनको इन कैटेगरीज़ में बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज हैं? 7। यानी कि एक कंपनी में जितने भी खर्चे होते हैं उनकी 7 कैटेगरी बना दी। ऊपर के 6 जो हैं वो यही होने चाहिए, बाकी इन 6 के अलावा कोई भी और ख़र्चा है वो अदर एक्सपेंस में जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ये अमाउंट आप यहाँ पर दिखा देंगे। ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर सेकंड नंबर पे है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक आपने ख़रीदा है बेचने के लिए, ठीक है, कितने का ख़रीदा वो आप दिखा देंगे। ये भी आपका ख़र्चा है। फिर है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में भी ऐसे ही दे रखा है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। चौथे नंबर पर आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेसिकली एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है वेजेस एंड सैलरीज। कंपनी में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी मिलती है उसकी कैटेगरी है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। वेजेस भी इसी में आ जाता है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है एक कंपनी ने लोन लिया, पर वो इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे,
पब्लिक ने शेयर्स ख़रीदे थे, अब उन शेयर्स पर कंपनी को क्या देना है, डिविडेंड देना है, तो वो फाइनेंस कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड आता है। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन बेसिकली लगता है फिक्स असेट्स पे और यानी कि टेंजिबल असेट्स पे, एमोटाइजेशन होता है इंटेंजिबल असेट्स पे, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, इस ये हम सीखेंगे। बाकी जो खर्चे इन 6 कैटेगरीज में ना आए उन्हें आप किस में डालेंगे, अदर एक्सपेंसेस में। तो ये 7 एक्सपेंसेस आपको लेने हैं, सातों के अमाउंट को यहाँ ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। क्वेश्चन में जितने सातों तो गिवन नहीं होते, क्वेश्चन में अगर 2 गिवन है 2 लीजिए, 3 गिवन है 3 लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया आपका। देखिए 3rd नंबर पे आपने टोटल रेवेन्यू निकाला था, 4th नंबर है आपका टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस ही आ गया। रेवेन्यू में से खर्चा माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये 5th नंबर है, देखिए नंबरिंग से चलना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 और 2 को ऐड करके 3rd आया, और 3rd में से 4th माइनस करा तो 5th आया। देखिए मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपको पता है, या आपने रेशियोज़ के फॉर्मूले में भी सीखा, ROI में और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं, यानी कि इनकम टैक्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा आया, 5 नंबर क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 6 नंबर क्या है, इनकम टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया। बस ये इनकम स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। ये जो 7 एक्सपेंसेस हैं, यू विल नेवर बी गिवन 7 एक्सपेंसेस टुगेदर इन अ क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कंपैरिजन वाला, उसमें हमारे पास आता है, जो हम कंपैरिजन करेंगे, देखिएगा वो आएगा, इसका नाम होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ comparative statement of profit and loss। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसे हम और करके लिख सकते हैं, कंपैरेटिव वर्ड मैंने लिखा, मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना लिखकर यहाँ सिर्फ इतना लिख देता हूँ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये आ गया। और ये 2 साल का आपका कंपैरिजन करके बनता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो आपका बनता है 2 साल का कंपैरिजन करके बनता है। तो यहाँ डेट भी लिखी जाती है, फॉर द ईयर एंडेड, मैं यहाँ डॉट डॉट लिख देता हूँ। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं डेट आपको बताऊँगा कैसे आप लिखेंगे। चलिए ये चीज़ हुई। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नाम है, अब वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेट। देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा पर्टिकुलर्स, क्या आया मेरा, ये पर्टिकुलर्स पहला कॉलम। इसके बाद जो हमारे कॉलम बनने हैं वो आप देखिए, पहला जो कॉलम हमारा रहेगा, ये एक कॉलम ये हुआ, दूसरा कॉलम ये आ गया, तीसरा कॉलम ये आ गया, और 4th कॉलम ये आ गया। 4 कॉलम इसमें ये आ गया, 5 ये, तो टोटल 5 कॉलम बनते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें बस आपका खेल क्या है, प्लस माइनस डिवाइड, ये डिवाइड का भी इसमें खेल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है, हम लेते हैं प्रीवियस ईयर। क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट की। यहाँ लेते हैं हम करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ये क्या होता है, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। एब्सोल्यूट चेंज, इसे मैं कहता हूँ
इंक्रीज़ और डिक्रीज़, क्या बोलता हूँ मैं इसे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये मैंने एरो बना दी है। और ये आता है आपका परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज जो होता है ये फार्मूला लगकर निकलता है आपका। एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। पहले आपको प्रीवियस ईयर लेना है, उसके बाद करंट ईयर लेना है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर लेना, उसके बाद करंट ईयर लेना है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इसे। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया नंबर 1 पे आपका इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये देखिए, ये मैंने लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यू आर गिवन। ओके, सपोज प्रीवियस ईयर 4 लाख रुपीज़, करंट ईयर 6 लाख रुपीज़। गॉट इट, समझ में आ गई बात ये। तो ये आपका 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें। अगर फिगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव फिगर आ जाएगी यहाँ, और अगर फिगर कम हो रही है तो नेगेटिव फिगर आ जाएगी। अब ये देखिए, प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपकी नेट सेल्स 4 लाख रुपए थी, अब आपकी कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई, 2 लाख से बढ़ गई, तो आप 2 लाख रुपए यहाँ दिखा देंगे। तो पता चला एब्सोल्यूट चेंज में हम क्या दिखाते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। डिक्रीज़ वाला भी आएगा, तो यहाँ 4 लाख से 6 लाख हो गया, 2 लाख रुपए आपका यहाँ आ गया। ये जो परसेंटेज चेंज है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। अब दूसरे नंबर पे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास क्या है, अदर इनकम। क्या है मेरे पास, अदर इनकम। ये लीजिए, अदर इनकम मेरे पास आ गई। अदर इनकम में कहूँ जी, मेरे पास ये है 50,000 रुपये। ठीक है, और ये मेरे पास है 70,000 रुपये। क्लियर है बात। अब ये बताइए, 50,000 से 70,000 कितना बढ़ गया, 20,000। तो ये 20,000 आ गया। एक बात जो आपको यहाँ नोट करनी है वो ये है कि जब भी आप एब्सोल्यूट चेंज में लिखें तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें करंट ईयर की तरफ। अगर बढ़ रहा है बढ़ाकर दिखाएं, कम हो रहा है कम करके दिखाएं। ठीक है, अब आप इन दोनों का टोटल कर दें। क्या कर दें, आप इन दोनों का टोटल कर दें। चलिए जी, हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं। क्या आंसर आ रहा है हमारा, तो ये देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, मेरे पास थर्ड नंबर में आएगा टोटल रेवेन्यू। बताया था ना अभी, आपने फॉर्मेट देखा है इनकम स्टेटमेंट का, तो उसी हिसाब से चलना है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू जो होता है वो फर्स्ट प्लस सेकंड का टोटल होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम निकाल लें, ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। यानी कि एक कंपनी ने कितना कमाया, 4 लाख में 50,000 आप ऐड कर दें, कितना आ गया, 4,50,000। ठीक है, 6 लाख प्लस 70,000, 6,70,000। नाउ अगेन यू हैव टू राइट इन एब्सोल्यूट चेंज। गर्ल्स एक चीज़ याद रखिएगा, 4,50,000 से 6,70,000 हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2,20,000। क्लियर है। आप कहें सर हम दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें अदर इनकम अगर ऐड ही करना है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं वर्टिकल, 2 लाख में प्लस 20,000 कर दिया, 2,20,000 आएगा। बेटा याद रखना, एब्सोल्यूट चेंज हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में लिखा जाएगा, भले ही आंसर सेम आ जाए। कई जगह ऐसी होंगी जहां आंसर अलग आएगा, तो आप ये चीज़ याद रखना, एब्सोल्यूट चेंज जब भी लिखना है हॉरिजॉन्टली देखना है। क्लियर हो गई बात, ये मत कर देना ये टोटल यहाँ लिख देना। वो अलग बात है, आंसर ज़्यादातर क्वेश्चन में सेम आता है, बट आप जब भी एब्सोल्यूट चेंज में अमाउंट लिखेंगे हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ देखिए, ये आपका मैं लेता हूँ एक्सपेंसेस। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सपेंसेस जो है ना डायरेक्ट ले लेता हूँ, इसके सब पार्ट्स भी होते हैं, आगे क्वेश्चन में हम वो कर लेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे प्रीवियस ईयर में एक्सपेंसेस थे 60,000 रुपये, और इस साल हमारे एक्सपेंसेस हो गए 50,000 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे एब्सोल्यूट चेंज लिखना है, तो 60,000 से 50,000 हो गए, 10,000 से कम हो गए, तो आप 10,000 रुपये लिखिए और कम के लिए ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। ये देखिए, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ। अगर कम हो रहा है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गई लाइन ड्रॉ। तो यहाँ पर आपका जो 5th नंबर था वो क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ देखिए क्या है, थर्ड में से 4th माइनस कर दो,
ठीक है। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, 4,50,000 में से 60 गए, कितना आ गया 3,90,000। 6,70,000 में से 50 गए, 6,20,000। अब देखिए अगेन आप चाहें तो 2,20,000 में से 10 माइनस करेंगे, 2,10,000 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखना, आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली देखना है। तो देखिए हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूँगा तो मेरा कितना आंसर निकल कर आएगा, 6,20,000 है और 3,90,000 है। ठीक है, अगर आप देखें इसे 6,20,000 माइनस 3,90,000, आपका आंसर आ गया 2,30,000। कितना आ गया, 2,30,000 रुपये आ गया। अब आप एक चीज़ खुद देखिए, यहाँ तो 2,20,000 और ये 2,30,000 आ जाएगा ये भी। चलिए ये आ गया। अब 6th नंबर पे जो आपका आता है इनकम टैक्स, मान लीजिए वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो है 40,000 यहाँ है, 60,000 यहाँ है, तो कितना बढ़ गया 20,000। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर आप 7th नंबर का निकाल लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, 5th नंबर माइनस 6th नंबर। ठीक है, तो आप 3,90,000 में से इनकम टैक्स माइनस करें, कितना आ गया 3,50,000। 6,20,000 में से 60,000 गए, 5,60,000। अब आप हॉरिजॉन्टली देखें, 3,20,000 से 5,60,000 हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2,10,000। तो ये 2,10,000 आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुका है। अब ये जो हमारे पास आया है ना परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, सारा खेल इसी का ही है। और मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम में जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि यही सारी कैलकुलेशन है। परसेंटेज चेंज का मैं फार्मूला लिखता हूँ इसको निकालने का। ठीक है, वो फार्मूला देखिए क्या होता है परसेंटेज चेंज का, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। परसेंटेज चेंज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज, क्या आ गया, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर इंटू 100। गर्ल्स ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, किसको समझने के लिए, परसेंटेज चेंज का अमाउंट निकालने के लिए। अगर परसेंटेज चेंज का अमाउंट आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये फार्मूला लगाना होगा। चलिए फार्मूला लगाते हैं, बस इसी की तो सारी कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी है। ठीक है, यही कैलकुलेशन आपको करनी है। अब देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए फार्मूला देखिए, मैं एक यहाँ लिख लेता हूँ। एब्सोल्यूट चेंज बताइए पहले वाले पार्ट का कितना है, 2 लाख रुपए। मैंने यहाँ लिखा 2 लाख रुपए लिखा। फिर प्रीवियस ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर, इसी के बिल्कुल सामने वाला प्रीवियस ईयर कितना है 4 लाख रुपए। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो आपका आंसर आएगा कितना आ गया 50। तो आप यहाँ लिख दें 50। कितना लिख दें 50। क्लियर है बात, परसेंटेज ऊपर लगी हुई है तो अंडरस्टूड है 50% है। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से ये निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला है, 20,000 ऊपर रखेंगे, इस 20,000 के साथ देखिए एब्सोल्यूट चेंज कितना है 20,000, ये आ गया 20,000 रुपये। और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इस 20,000 के बिल्कुल सामने प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 50,000 रुपये, आ गया मल्टीप्लाई 100। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 40%, ये आपका 40 आ गया। ठीक है, अब आप कहें 50 + 40 90, ऐसे नहीं करना, आपको प्रॉपरली निकालना है। तो देखिए एक और मैं दिखाता हूँ, 2,20,000, 2,20,000 को 4,50,000 से डिवाइड कर दो इंटू 100। क्लियर है बात। तो ये आपका जो आंसर निकल कर आएगा 2,20,000 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा ये आपका 49% आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए ये जो है 10,000 ब्रैकेट में, कोई बात नहीं, पहले आप आंसर निकाल लें। 10,000 ऊपर रखा और प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 60,000, ये 60,000 रुपये आपने यहाँ रखा इंटू 100। चलिए इसे भी देख लेते हैं,
तो ये आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6, 17 आ गया। कितना आ रहा है? ये आपका 3, ये 50, 16.67 आ रहा है राउंड ऑफ फिगर करके। ये 16.67 आ गया ना। अब इसे ब्रैकेट में रख लेना। अगर एब्सोल्यूट चेंज आपका ब्रैकेट में है तो परसेंटेज चेंज भी ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो मैं निकालूं, अब जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 3,90,000। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 3,90,000। चलिए देखिए, तो अब इसी फैशन में आप ये सारे निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ये आपका क्या है? आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पूछा जाता है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं आपके। एक तरीके से 3 से लेकर 4 नंबर का हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है और आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और आप देखेंगे ये एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था जिसके फ्रंट पेज पे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट था। ठीक है, आप सभी के पास होगा ये असाइनमेंट, उसमें आप देखेंगे। देखिए इस पेज को टर्न करेंगे तो ये मेन हेडिंग सब हेडिंग वाला था। ठीक है, जहाँ मेन हेडिंग सब हेडिंग ख़त्म हो रही है, यहाँ से देखिएगा पेज नंबर 6 है इस असाइनमेंट का। यहाँ से आपके क्या हो रहे हैं? यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या बनाना है आपको? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, अब क्वेश्चंस कराने शुरू करता हूँ। देखिए इसमें आपके सामने क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि इसमें कराने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको समझाता रहूँगा। देखिए अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 2013, यानी कि पहला वो साल जब अकाउंट्स का पैटर्न चेंज हुआ था। ठीक है, 2013 में बेटा अकाउंट्स का पैटर्न चेंज हुआ था और पहली बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था ये 2013 का क्वेश्चन। 2013 ये लिखा हुआ है, आज से तकरीबन 7 साल पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेंट्रैक लिमिटेड। सेंट्रैक लिमिटेड का आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है 2 साल का। ये देखिए 11/12 और 10/11। अब यहाँ एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले आपको करंट ईयर दे रखा है, फिर आपको प्रीवियस ईयर दे रखा है। क्लियर है बात? पहले आपको करंट ईयर दे रखा है, फिर आपको प्रीवियस ईयर दे रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट में जब सॉल्व करें तो पहले आपको क्या रखना है? पहले आपको प्रीवियस ईयर रखना है। इन्होंने पूछा प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जो हमें बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और डेट भी यहाँ आती है फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ डेट आती है आपकी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, क्योंकि देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 11 में हो रहा है पूरा। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 11 में हो रहा है, 31 मार्च 2011 एंड यहाँ पर दूसरी डेट आ जाएगी एंड 31 मार्च 2012। क्लियर है बात? ये 2 डेट आपकी आ गई। बताइए समझ में आई बात? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे। ये आ गया, और वही 4 कॉलम आप यहाँ बना लीजिए अपने हिसाब से। ये 4 कॉलम ये आपके आ गए। पहला कॉलम प्रीवियस ईयर, अब यहाँ प्रीवियस ईयर लिख दीजिएगा। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, पहले कॉलम में करंट ईयर लिख देंगे फिर प्रीवियस ईयर, इससे उनका आंसर गलत आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पहले लिखना है
2010, 11, यानी कि फॉर्मेट में पहले प्रीवियस ईयर आएगा, बाकी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आए। और यहाँ पर ये आ गया 11, 12, क्लियर है बात। यहाँ पर ये आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, ये आपका आ गया एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, ब्रैकेट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़। और यहाँ आ गया परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में आ जाएगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये आ गया। तो बस अब आप यहाँ पर क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो चलिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैंने यहाँ लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये लिखा मैंने। कितना है, पहले प्रीवियस ईयर का 12 लाख रुपए है, तो आप यहाँ 12 लाख लिखिए और फिर वहाँ पर लिख दीजिए आप 20 लाख रुपए। आपको करना क्या है, आप पहले इनकम स्टेटमेंट पूरा बना लें। करने को तो एक एक करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप इनकम स्टेटमेंट पूरा बना लिया करें, इससे आपके लिए आसानी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या लेते हैं, अदर इनकम। क्या लेते हैं हम, अदर इनकम। अदर इनकम कितनी हो जाएगी, 9 लाख रुपए प्रीवियस ईयर का अमाउंट, क्योंकि फॉर्मेट में पहले प्रीवियस ईयर आएगा, क्वेश्चन में बाद में आपको प्रीवियस ईयर दे रखा है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। और ये 12 लाख रुपए आ गया, ठीक है। तो बस अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो थर्ड पार्ट आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ गया 12 लाख और 9 लाख, ये आपका आ गया 21 लाख रुपए। और 20 लाख और 12 लाख कितना आ गया, 32 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें आप 4th नंबर पे आता है एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा आपको दे रखा है। तो एक्सपेंसेस आपका कितना हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का 10 लाख रुपए और ये आपका आ जाएगा 13 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आप यहाँ पर इन दोनों को, आपको पता है 5th नंबर जो आता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है, 3rd - 4th ये आता है। तो टोटल रेवेन्यू 21 लाख है, 10 लाख में माइनस कर दूं कितना आ गया, 11 लाख रुपए। 32 लाख माइनस दिस, आंसर विल बी 19 लाख रुपीज़। अब देखिए आपको टैक्स नहीं गिवन तो आप वो स्टेप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक था। टैक्स होता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता। अब जल्दी से आप क्या करें, सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज निकाल लें। 12 लाख से 20 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 8 लाख रुपए। 9 लाख से 12 लाख हो गया, 3 लाख रुपए आ गया, ठीक है। और ये 21 लाख से 32 लाख हो गया, 11 लाख रुपए आ गया, ठीक है। 10 लाख से 13 लाख हो गया, 3 लाख रुपए आ गया। और यह आपका 11 लाख से 19 लाख हो गया, 8 लाख रुपए आ गया। अब आपको जो परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, तो मैं चलिए यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, लेकिन आप ये ख़ुद करेंगे। क्या था फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज ऊपर रखते हैं, ये आ गया एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, 12 लाख रुपए। ये 12 है गर्ल्स, ये आपका 0 है, 12 लाख रुपए है ये। तो 12 लाख रुपए ये आ गया आपका, इंटू 100। जो भी आंसर है आपको निकालना है। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, देयरफॉर डो नॉट यूज़ कैलकुलेटर। इज़ इट क्लियर। तो ये जो आंसर आएगा ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी तरीके से दूसरे वाले का 3 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट इसके सामने का 9 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये 100 आ गया। फिर इसी तरीके से 11 लाख का ये 21 लाख रुपए आ गया, इंटू 100 हो गया, क्लियर है। फिर ये देखिए 3 लाख अपॉन में 10 लाख, ये 3 लाख रुपीज़ आ गया, अपॉन में 10 लाख इंटू 100 कर दीजिए, समझ में आ गई बात। और ये आपका आ जाएगा 8 लाख अपॉन में 11 लाख इंटू 100, 8 लाख अपॉन में 11 लाख इंटू 100, ये आपका आ गया, क्लियर है। तो ये 5 स्टेप मैंने बता दिए, पाँचों से जो भी आंसर है आप यहाँ लिख देना, क्लियर हो गई बात। तो इस फैशन में आपका क्या होगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 0 3 0 2 0 2 0 कैंसिल, ये देखिए ये 0 तो सभी के कैंसिल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है।
तो आपकी अब यहाँ डिवाइड वाली जो कैलकुलेशन है वो काम आएंगी। आपको कितना अच्छा डिवाइड करना आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं इसका आंसर 67 आ गया, ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर? 67। सिमिलरली आप ये अगर लें 300 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया समथिंग करके आएगा, ये आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये अमाउंट, जो भी अमाउंट आएंगे इन चारों के, वो यहाँ लिख देना। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपका इस तरीके से बनता है। समझ में आ गई गर्ल्स? तो ये असाइनमेंट का जो आपका पहला क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए गर्ल्स, अब मैं आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ ले चलूँगा और कुछ क्वेश्चंस वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो होप ये आपको असाइनमेंट समझ में आया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया, ठीक है। इसे अपने रजिस्टर में कर लेना।